गुड मॉर्निंग। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है? ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल पे रिटर्न पे क्या मिलता है? रिटर्न के नाम पर ओन्ड कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इक्विटी पे डिविडेंड मिलता। और बोरोड पे, बोरोड बोलो, डेट बोलो, लोन बोलो, सब पे इंटरेस्ट मिलता। तो ओन्ड ओन्ड कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल हो गया। इक्विटी कैपिटल पे हमेशा डिविडेंड मिलेगा, राइट। और डेट कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर मैंने डेट लेना चाहिए और या फिर मैंने इक्विटी लेना चाहिए? इसके अलावा तब हमने डेट लेना चाहिए। डेट लेने का कारण क्या तब? प्रॉफिट होगा वो, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा बचेगा, ऐसा बोलना है। ठीक है, और कोई वजह? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। डिस्क्लेमर डाल दूं पहले ही कि ये आप घर पे ना करें, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो। ठीक है, प्योरली फॉर द यू पर्पज ऑफ एग्जांपल। ओके, तो मैंने 2 लाख रुपए बोरो किए। कितने? 2 लाख बोरो किए। एट द रेट इंटरेस्ट था उसके ऊपर 12% पर एनम। कितने? और मैंने ये पैसा बाय किया फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स। ये पैसा मैंने बोरो किया एंड आई इन्वेस्टेड दिस मनी इन अ क्रिप्टो कॉइन। किसी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट किए, नाम नहीं लेंगे। क्रिप्टो कॉइन जिसका एक कॉइन का वैल्यू था 1,25,000 रुपए पर कॉइन। कितना? 1,25,000 पर कॉइन। मेरे पास पैसे कितने हैं? 2 लाख। मैंने पूरे 2 लाख रुपए इस एक कॉइन को बाय करने में डाल दिए। तो मेरे पास में कॉइन कितने आए? 1.60। कितना कॉइन आया? हाँ, क्रिप्टो की एक खास बात है कि वो फ्रैक्शंस में भी बाय किए जा सकते हैं, मतलब डेसिमल्स में। जरूरी नहीं है कि पूरा एक बाय करना पड़ेगा। आप 1 पॉइंट भी बाय कर सकते, इवन पॉइंट भी बाय कर सकते, 0.5 मतलब आधा कॉइन भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्रिप्टो कॉइन्स कैन बी बॉट। शेयर्स कैन नॉट बी बॉट इन फ्रैक्शंस। शेयर्स हमेशा यूनिट्स में बाय किए जाते, एक इन वन और इन द मल्टीपल ऑफ वन। वन और इन द मल्टीपल ऑफ वन, 1, 2, 3, 4, 20, 100, 1000 ऐसी। पॉइंट नहीं आता उसमें, कभी कभी डेसिमल्स देखने नहीं मिलेंगे शेयर्स में, ये याद रखना। आगे, तो आई बॉट 1.6 क्रिप्टो कॉइन्स। ठीक है, ये क्वांटिटी है। इस कॉइन का भाव बढ़कर के हो गया 1,58,000 कल जब मार्केट पंप हुआ। कल जब मार्केट पंप हुआ तो करीबन बिटकॉइन बढ़ा 15% के आसपास, 15%। जिस वजह से बाकी का क्रिप्टो मार्केट भी जंप कर गया, और जंप करने के कारण ये 1,25,000 का कॉइन कितने का हो गया? 1,58,000। ये समझ आया? तो कितने पैसे बनाए मैंने? कितने पैसे बनाए? कैसे? एक कॉइन पर 33 बोल रहे हो ना? फिर 1.6 कॉइन पर कितने होते हैं बताओ जल्दी। देखो, 1,58,000 माइनस 1,25,000, ये होते 33,000। तो 33,000 मैंने कमाए कितने कॉइन पर? एक कॉइन पर। 1.6 पर मैंने कमाए 52,800। कितने? 52,800 रुपए कमाए। प्योर प्रॉफिट है। ये समझा क्या? इसमें से चुकाने कितने हैं? इसमें से चुकाने कितने हैं? ब्याज कितना चुकाना है? 4,000। कैसे आया? तो 2 लाख इंटू 2/12 इंटू 12/100, जो कि अमाउंट आता
4000, करेक्ट। 2 महीने का इंटरेस्ट है 4000, मतलब 52,800 में से मेरे को कितने पैसे देने हैं? 4000। अब कितने बचे मेरे पास? 48,800, जो कि प्योरली किसका प्रॉफिट है? पूरा की पूरा मेरा। सर 2 लाख रुपए, अरे वो तो अपन जब कॉइन बेचेंगे तो पूरे 2 लाख रुपए उसमें से ही चले जाएंगे ना, कैपिटल तो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। जब मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे? 2 लाख रुपए, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने का हो गया था? 2,52,800 रुपए का। ये समझा क्या? बोल, क्या 0.6 का नहीं समझा? सीरियसली, सीरियसली पूछ रही हो आप ये? एक कॉइन पे 33,000, तो 1.6 कॉइन पे कितने? 1 किलो शक्कर 42 रुपए की, 1.5 किलो कितने की? 63 रुपीज की होती 1.5 किलो, बराबर। देख करके कैलकुलेट, यही आता क्या? अबे यही आता। तो जब एक कॉइन 33,000 का प्रॉफिट दे रहा, तो 1.6 कॉइन कितने का प्रॉफिट देगा? 52,800। 33,000 इंटू 1.6, कम ऑन, बेसिक मैथ्स। इतनी इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था वैसे। ये ऑब्वियस था बहुत। हाँ, ठीक, तो समझ गए, ये बात समझ आई। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मैंने पैसे कितने बनाए? 48,800 रुपीज बनाए। 4,000 का इंटरेस्ट भी पे कर दिया, 2 लाख का कैपिटल भी चुका दिया। मेरे को इस सिचुएशन में डेट लेना फायदेमंद रहा या नहीं? डेट लेना मेरे को फायदे में रहा या नहीं? यस और नो? क्यों? आपके पास में प्रॉफिट ज्यादा बचा, प्लस अगर देखा जाए तो सर आपने क्या किया है? आपने दूसरे के पैसों पे पैसे बनाए हैं, राइट? दूसरे के पैसों पे पैसे बनाए और उसको मुद्दल भी चुका दी, प्लस ब्याज भी चुका दिया। आपको पूरा ये ब्याज से पैसे लेना, समझ आया क्या? पक्का। लेकिन एक और सिचुएशन, यहाँ तो मैंने डेट लिया था, अब मैंने मान लो जिससे पैसे लिए उसको मैंने पार्टनर बनाया, ठीक है? क्या बनाया? पार्टनर। ध्यान से सुनना। तो पार्टनर था, नाम था उसका ए। ए ने मेरे को बोला मैं आपको पूरे 2 लाख देता, आप क्या करने वाले हो मेरे को मालूम है, मतलब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हो ये मेरे को पता है, तो मैं बेट करना चाहता हूँ आप पे, तो मैं 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहूंगा आपके साथ। समझ आया? आपके साथ मतलब क्या? कि आज में कि पूरे पैसे मैं लगाता हूँ, और जो भी कमाई होंगी उसका हम करेंगे 50-50। समझा क्या? पक्का। मैंने फिर से यही पैसा पूरा वही कॉइन में लगाया, जिसका वैल्यू था 1,25,000 पर कॉइन, ठीक है? और ये कितने कॉइन्स मिले? ऑब्वियसली मेरे को 1.6 कॉइन्स मिले 2 लाख रुपए में, जिसका वैल्यू बढ़ के हो गया 1,58,000 अगेन। और कितना प्रॉफिट बनाया मैंने? 52,800 नेट प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट, हाँ, सिर्फ प्रॉफिट। अब एज पर अग्रीमेंट मेरे को 52,000 को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जो कितना आता बताएंगे? 31, सॉरी 26,400। पक्का? देख लो एक बार, चेक कर लेते। 52,800 डिवाइड बाय 2, 26,400, करेक्ट। 26,400 किसको देने हैं? पार्टनर ए को। क्यों? समझ आया क्या? उसने हिस्सेदारी खरीदी थी मेरे साथ, क्योंकि उसने शेयर लिया था। उसने मेरे को पैसे डेट में दिए क्या? नहीं। उसने क्या बोला? पैसे पूरे मैं लगाता, लेकिन प्रॉफिट तूने 50-50 करना। समझ आया क्या? एज सून उसने पैसे डेट में लगाए, जब उसने पैसे डेट में लगाए थे, तो उसका रिटर्न फिक्स हो गया था। कितना? 4,000 रुपए, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो। ये अगर कॉइन का पैसा डबल भी हो जाता, 1,25,000 का कॉइन 2.5 लाख का भी हो जाता, तो भी उसको कितने मिलते थे? 4,000 मिलते थे। लेकिन नीचे जब अपन ने देखा, तो अगर ये 1,25,000 वाला कॉइन 2.5 लाख रुपए का हो जाता था, मतलब डबल, तो उसको डबल का आधा मिलता था। मतलब जितने भी पैसे बन रहे उसका सीधा आधा,
चाहे पैसे फिर 10 रुपए बने, चाहे पैसे फिर 10 लाख रुपए बने। 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता तो 5 लाख ले जाता था, 10 रुपए प्रॉफिट बनता था तो 5 रुपए उसके रहता है। मतलब इन शॉर्ट उसने क्या खरीदा है? शेयर। समझा क्या? पक्का। दोनों में से मेरे लिए फायदेमंद कौन सा है? क्यों? समझ गए ना? उसमें आपको सर रिटर्न्स देने नहीं है, ज्यादा रिटर्न्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर नीचे अगर देखा जाए तो आपका सीधा आधा प्रॉफिट देना पड़ रहा। बराबर है कि नहीं? आपको क्या बच रहा? इतना ही अमाउंट मुझे बच रहा, 26,400 रुपए मेरे को बच रहा। मेरे को नीचे ज्यादा बच रहा है या ऊपर ज्यादा बच रहा? ऑब्वियसली 48,800 इज मोर देन 26,400, राइट? करेक्ट। सर डेट लेना फायदे में रहा। पॉइंट समझा? पक्का। तो अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, कब डेट लेना चाहिए? एग्जैक्टली यही आंसर है। देखो, जब आपको पता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, प्रॉफिट का मार्जिन काफी ज्यादा है, तो आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है फ्रॉम डेट कैपिटल। फ्रॉम मतलब आपने लेना चाहिए वहां पर लोन। क्यों? लोन पर आपको एक फिक्स परसेंटेज पे करना है। बहुत हाइट हो गई तो आपको 24% पे करने पड़ेंगे। हाइट हो गई, हाँ बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। मार्केट रेट तो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब अगर आप बैंक से पैसा लो तो आपको करीबन 15% के अराउंड एवरेज में आपको लोन मिल जाता है। ये भी बहुत ज्यादा है। तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? मैं अगर साल भर में 1 लाख का माल बेचता हूँ तो मेरे को कमाई होती 25,000 रुपए की। मतलब मेरा मार्जिन कितना है? 25%। कितना? 25%। बात समझो हाँ पहले। 25% का मेरा मार्जिन है, 25,000 कमाता हूँ। अगर मैं शेयर खरीदता और 50-50 करता तो मेरे को कितने देने हैं? कितने देने हैं? 12,500 उसको देने हैं, 12,500 मैं रखूंगा। लेकिन अगर मैंने ये लोन लिया तो मेरे को कितने देने हैं उसको? 15% के हिसाब से कितने देने हैं? 15,000 रुपए। समझा? अब मेरे को बता फायदा काय में? इक्विटी में, डेट में कहाँ से फायदा है? ध्यान नहीं दिया ना? वही तो चेक कर रहे थे हम, ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ देना था मैं बता रहा। देखो, अपन ने अभी कितने लिए उससे पैसे? 1 लाख। ठीक है, यू टुक 1 लाख रुपीज एज डेट इन अ केस एंड यू टुक 1 लाख रुपीज एज इक्विटी इन अ केस। मतलब आपने उसको दे दिया शेयर। पक्का। जब इक्विटी दी तब अपन ने प्रॉफिट का कितना कितना बोला? 50%। और जब डेट लिया तो अपन ने उसको प्रॉमिस किया कितना परसेंट इंटरेस्ट? 15%। ये समझ आ गया क्या? पक्का। अमाउंट कितनी है? 1 लाख। ये समझ गया? पक्का। आपके बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 25%। कितना? मतलब आप जितना पैसा लगाते हो उसका आपको 25% बचता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। 25,000 का 50% कितना होता? डिवाइड बाई 2, 12,000। ये समझ आया क्या? 12,500। अगर इक्विटी लिया तो कितने देने पड़ेंगे? 12,500 देने पड़ेंगे। इतना समझा? डेट में क्या प्रॉब्लम जाएगा? 15% काय पे? 1 लाख पे कितना होता? 15,000 सीधा देना पड़ेगा। समझा क्या? अब बताओ डेट फायदेमंद रहा या इक्विटी? अभी समझा? तो व्हाट शी सेड, सर अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मीन्स बहुत अच्छा खासा आपका मार्जिन है, मतलब आपके बिजनेस में डायरेक्ट 50% का मार्जिन है मान लो, तो आपने डेट लेना चाहिए। समझा? पूरा कैलकुलेशन रिवर्स करते, इक्विटी वाला देख लो। कितना मार्जिन बोला मैंने? 50%। मतलब साल भर 1 लाख रुपए यूज करके मैं कितना मार्जिन बना रहा हूँ? 50%। मतलब कितने पैसे कमा रहा हूँ? 50,000। 1 लाख पे 50,000 रुपए। ये समझा क्या? तो मैंने बोल दिया मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 50% का है। ये समझ आया क्या? मेरे को मेरे पार्टनर को कितने देने हैं? 50% चुकाने हैं। काय के? प्रॉफिट के 50% देने। मतलब हाफ लिख देता मैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तो समझ गया। पक्का। अब मेरे को 50,000 का आधा करना है, कितने देने पड़ रहे हैं? पक्का। 25 मेरे को बचे, 25 उसको बचे। अब बताओ डेट फायदेमंद या इक्विटी? क्यों? डेट में सर सिर्फ 15 ही देने पड़ रहे हैं, और देखो सर इक्विटी में कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं। पॉइंट पॉइंट क्या है कि जब आपको पता है कि आपके बिजनेस में मार्जिन अच्छा खासा है तो आपने डेट लेना चूज करना चाहिए। लेकिन जब आपको पता है, यदि आपको पता है कि आपके बिजनेस में मार्जिन कम है तो डेट मत लो, इक्विटी लो।
डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी लेना चाहिए। पॉइंट समझा क्या? पक्का। एक और क्वेश्चन, ये खत्म हो गया वहीं पे। मेरे पास में अपने खुद के 2 लाख रुपए पड़े हैं, कमाए मैंने, जमा किए, सेविंग्स पड़ी है, कितनी रुपीस? फिर भी मैंने लोन लिया, वही क्रिप्टो वाला सीन करने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। और मतलब मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया मेरा, बराबर। ऊपर वाला है ओन और नीचे वाला है, समझ गया ना? और टोटल क्या हो गया? 4 लाख। तो 4 लाख बन गया मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? मैंने इन्वेस्ट कितने किए, और जो भी कुछ ऊपर मैंने किया वो इन 2 लाख से किया, जो मैंने बोरो किए थे उससे। कौन से वाले सीन की बात कर रहा मैं? ये वाला 48,800 वाला, जो प्रॉफिट बनाया था अपन ने, सबसे पहला केस, वही पॉइंट। ऐसा करना, जो ये सीन आपको नजर आ रहा अभी कि सर आपने अपना पैसा ना इन्वेस्ट करते हुए बोरो करके पैसा इन्वेस्ट किया और आपका पैसा पड़ा है, तो ऐसा क्यों किया होगा मैंने? क्या रीजंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा करने में क्या बेनिफिट्स है? सवाल नहीं समझा तुमको, मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पास अपने 2 लाख थे, राइट? तो मैं वो 2 लाख इन्वेस्ट कर सकता था क्रिप्टो में, और फिर वही 50,000 52,000 का प्रॉफिट बना सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने लोन लिए 2 लाख रुपए, और वो लोन लिए हुए पैसे क्रिप्टो में डाले, ना कि अपने बचाए हुए पैसे क्रिप्टो में डाले। तो मैंने अपने 2 लाख पड़े रहने दिए और बाहर से 2 लाख रुपए बोरो किए। समझ आया कि तुमको? ऐसा करना कि खुद के पैसे बचाकर रखना और डेट से पैसा उठाना और उससे बिजनेस करना, इसमें क्या फायदा है, ये पूछ रहा हूं। तो डेट में, तो इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आगे क्या कर सकते हैं अपन? शी इज गॉट अ पॉइंट। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये जवाब आएगा। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, या फिर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग जगहों पर पैसा डालना, एक जगह पैसा नहीं डालना। क्योंकि एक जगह पैसा डालते तो अगर वो एक जगह डूब गया तो पूरा पैसा एक साथ डूब जाएगा। लेकिन वही अगर आपने मल्टीपल जगहों पर एक अमाउंट डाली, तो ज्यादा से ज्यादा चांस कितना है? 20% इन्वेस्टमेंट डूबेगा, लेकिन 80% इन्वेस्टमेंट आपका सेफ भी रहेगा, प्लस रिटर्न देता रहेगा, जो उस 20% को कवर कर लेगा। नहीं समझा? 10 लाख रुपए है मेरे पास में, मैंने 10 लाख रुपए 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि 10 लाख रुपए सीधा एक ही जगह पे। ये मैंने बताया। तो ठीक है, ये मैं बात समझ गया तेरी, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। और क्या कारण है, और क्या बेनिफिट है ऐसा करने का? कैसे लॉस ओवरकम हो गया? मतलब 1,25,000 का कॉइन 1 लाख रुपए का हो गया। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? अगर 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 मेरे को ऐसा लग रहा तू ये बोल रही शायद, कि अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है कुछ भी, और आपने 2 लाख रुपए पूरा बोरो किया और वो क्रिप्टो में लगा दिया, करेक्ट? और आपने ये 2 लाख रुपए 2 महीनों के लिए लिए, 2 महीनों के बाद में क्रिप्टो का वैल्यू 1,25,000 का 1 लाख रुपए हो गया, तो आप नुकसान में हो। तो आपको जब अपना उधार चुकाना पड़ेगा तो ये क्रिप्टो कॉइन लॉस में बेचकर चुकाना पड़ेगा, करेक्ट? पॉइंट है। तो इससे मेरे पास में अगर मेरा खुद का पैसा पड़ा भी रहा, तो इससे फायदा क्या है? मेरे को मेरे क्रिप्टो कॉइन बेचने नहीं पड़ेंगे लॉस में, और उसका जो पैसा है मैं वो परभारे चुका दूंगा यहाँ से, ओन्ड कैपिटल से। कुछ समझा क्या? क्या हुआ? 2 महीने के बाद जब पैसे वापस देने की बारी आई, तब मेरे क्रिप्टो कॉइन का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब लॉस में हो गए। तो अगर मेरे पास में सिर्फ 2 ही लाख होते, सिर्फ 2 ही लाख, तो मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचना पड़ता और अगले के पैसे चुकाने पड़ते, मतलब डबल लॉस हो रहा। 4,000 तो नुकसान है ही इंटरेस्ट का, प्लस अपना इन्वेस्टमेंट भी मेरे को नुकसान में बेचना पड़ा, वो नुकसान अलग।
तो ऐसे करके मेरा लॉस का अमाउंट बड़ा हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जैसा कि ओन्ड में पड़ा है, तो 2 महीने बाद मेरे को मेरा क्रिप्टो बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी लॉस में। मैं जो भी जिससे बोरो किए थे उसको इन पैसों से चुका देता, रीपेमेंट कर देता, ठीक है, और मेरा क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसा ही पड़ा रहता, चाहे लॉस में पड़ा है लेकिन पड़ा है। जब तक बेचूंगा नहीं तब तक के लॉस बुक होगा नहीं, जिस दिन बेचूंगा उस दिन शायद लॉस बुक होगा, समझ आया। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने क्या किया, 2 महीने बाद में ओन्ड कैपिटल से अगले के पैसे चुका दिए, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं, और ठीक 2 महीने 15 दिन के बाद में ये क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। अब बताओ सही किया कि नहीं? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी क्या थी कि यहां मैंने कहीं ना कहीं अपना रिस्क फैक्टर कम कर लिया था, ऐसा करके, समझ आया क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक बिलीफ था कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उधर मेरे को पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, मैं कहीं ना कहीं इस पर श्योर था। कुछ समझ आया? एक आखिरी चीज जिसमें ये फायदेमंद होता कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ जाती, मेरे पास 2 ही लाख रुपए खुद के, और अगर मैं ये पूरा की पूरा पैसा क्रिप्टो में डाल दूं और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ता था? अगेन क्रिप्टो कॉइन बेचने पड़ते थे, वहां से पैसे कैश कन्वर्ट करके मेडिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, मतलब मेडिकल के लिए खर्चा करना था, करेक्ट। अचानक हो जाता था एकदम, हो सकता क्रिप्टो तब लॉस में हो। तो अगेन इससे फायदा क्या हुआ कि मैंने दूसरे से लिए हुए 2 लाख क्रिप्टो में डाले और अपने 2 लाख सेफ रखे, ताकि जब मेडिकल इमरजेंसी आए तो मैं अपने 2 लाख उस मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज करूंगा करूंगा समझ आया? इससे मुझे अपना अगेन क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत। तो भाई यहाँ पर 2 बातें सीखने मिली, क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैपिटल मिक्स इसके लिए बोला गया, कैपिटल मिक्स कल वर्ड बताया था मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैपिटल मिक्स इसके लिए बोला गया क्योंकि हमेशा कैपिटल पूरा इक्विटी भी नहीं होना चाहिए तो पूरा डेट भी नहीं होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट होना चाहिए। मेरे केस में 1:1 था। कैसे? 2 लाख खुद के मतलब इक्विटी और 2 लाख डेट के मतलब बाहर से, दैट इज 1:2 इक्वली था। तो मैं तो बहुत ज्यादा सेफ था। इसको बोलते हैं अपना रिस्क मैनेज करना या रिस्क कम करना। समझ आया? पक्का समझ आया? स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या मैंने डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? बोलो। मैंने दोनों लेने चाहिए, बट राइट अमाउंट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी कि मेरे लिए सही डेट कितना है और सही इक्विटी कितना है, जिससे मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल रहूं और जो मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रहा उसको कम मिले। क्योंकि अगर उसको ज्यादा मिल रहा तो मैं बेवकूफ हूं। क्यों बेवकूफ हूं? एफर्ट सारे मैं लगाऊं, पैसे भी मैं लगाऊं और प्रॉफिट कोई ज्यादा कोई और ले जाए, ये गलत हो जाएगा। कंपनी मैंने बनाई, मेहनत मैंने की, कस्टमर मैंने जोड़े, सब कुछ मैंने किया, फाइनली कोई आया उसने पैसा ज्यादा लगा दिया, मेरी कंपनी का 60% खरीद लिया, और अब वो 100 करोड़ के प्रॉफिट में से 60 करोड़ वो ले जाता, मैं मेहनत करने के बाद में भी कितने ले जा रहा? 40 करोड़। बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि मेहनत सारी मैं करूँ और मलाई खाए कोई और, ऐसी वाली बात है वो। तो गलत है सही है? गलत है। तो मुझे इससे इन्वेस्टमेंट लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए राइट अमाउंट ऑफ डेट क्या है और राइट अमाउंट ऑफ इक्विटी क्या है, बैलेंस होना चाहिए। रेशियो डिसाइड करना जरूरी है पहले से, फर्स्ट डे से। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी। कुछ समझ आया? पक्का। एक आखिरी एग्जांपल अगेन, किसी को समझता बटाई से खेत देना क्या होता है? बटाई से खेत देना क्या होता है? खेती समझती? खेती, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। हाँ, तो मैंने बोला बटाई से खेत दिया। पूरा नॉलेज है किसी को? नहीं होगा नॉलेज तो बोलो, नहीं तो रहने दो। बोलो। है? नहीं है? मैं बताऊं? सुनो।
पूरा आता? पूरा बता सकती क्या? पूरा बताना है, पूरा बताएंगी, बोल। तो मान लो सर कि आपके पास में 10 एकड़ खेती है, मैं तेरे को एक एग्जांपल तक पहुंचा देता, फिर तू वहां से कंटिन्यू कर। कितने एकड़ है मेरे पास? मेरे खुद के हैं कितने? 10 एकड़ मेरे खुद के हैं। और मैंने ये 10 एकड़ लैंड किसको दिया? भूमिका को दिया। करेक्ट। काइक से दिया, बटाई से दिया उसको, एक हिंदी वर्ड बोलो या मराठी टर्म बोलो, बटाई से खेत दिया है। समझा क्या? अभी क्या होगा आगे बता। नहीं आता उसको, सुन लो मैं बता देता हूँ। तो ये 10 एकड़ जो है वो मैंने भूमिका को दिया, बी फॉर भूमिका। समझा क्या? अब पूरे खेत में खेती करेंगी कौन? भूमिका। सारी मेहनत कौन करेंगी? भूमिका। मतलब एफर्ट्स किसके सारे? ये समझा क्या? मैंने सिर्फ क्या किया? और भूमिका के साथ में एक अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट में लिखा हुआ है 60-40। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, 60-40 समझ गया? रेशियो है। हाँ, 60% मेरा, 40% तेरा, काय का ऑब्वियसली जो भी खेत का आउटकम रहेगा उसका। तो भूमिका ने एफर्ट्स लिए साल भर, और साल भर के बाद उसने पैसे बनाए 8 लाख रुपए। कितने? प्योर प्रॉफिट है 8 लाख, सारे खर्चे जाके। ठीक है, कितने बनाए? 8 लाख में से ए फॉर अंकुश और बी फॉर भूमिका। ठीक है, मेरा कितना? 4,80,000, भूमिका का 3 लाख। मैंने स्मार्ट चॉइस की या नहीं? क्यों? एफर्ट्स नहीं लगे ना। मेहनत लगी क्या? नहीं। मेरे को बिना मेहनत का कितना मिला? 4,80,000। उसको मेहनत करने के बाद कितने मिले? 3,20,000। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है। अगर वो लैंड नहीं है तो वो खुद तो खेती वैसे कर सकती क्या? नहीं। खुद खेती नहीं कर सकती तो ये 3,20,000 भी उसके लिए ज्यादा ही है। क्योंकि उसके पास में, क्योंकि उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के उसको कितने मिल रहे? 3,20,000। इन्वेस्ट कर रहा कौन? मैं। समझ आया क्या? पक्का? तो वैल्यू किस चीज को ज्यादा है? इन्वेस्टमेंट रादर देन हार्ड वर्क को। समझा क्या? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज द थिंग एंड नॉट हार्ड एफर्ट्स इज द थिंग। समझा क्या? ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि हार्ड एफर्ट लेने नहीं पड़ेंगे, लेकिन हार्ड एफर्ट्स लेने के बाद आपको अगेन एक प्रॉपर रेशियो तय करना चाहिए, जहां पर आपके एफर्ट्स का भी आपको पैसा मिले, प्लस आपको रिटर्न्स अच्छे खासे एंजॉय करने मिले। तो मेहनत करके और इन्वेस्ट करके सेंस बनता है, वरना चुपचाप इन्वेस्ट करो, खुश रहो। समझ आया? क्लियर? पक्का? So yes, capital structure is equal to owned and borrowed. That is the right combination of debt and equity. लेकिन ये रेशियो एक हद तक होना चाहिए, that is 2:1। ये स्टैंडर्डाइज रेशियो है, 2:1। And in the case of infrastructure companies, it is 5:1। 5:1। ठीक है। नॉर्मली 2:1 से कम ही होता है। ज्यादातर के लोग अपना पैसा ज्यादा लगाते हैं और डेट कम लेते हैं। शुरुआती बिजनेस में लोग डेट ज्यादा लेते हैं और अपना पैसा कम लगाते हैं। रीजन से उसके पीछे, क्योंकि पैसा अगर होता तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा होता। सिंपल सी चीज है। तो मैंने डेट ज्यादा लिया था शुरुआत में, और डेट कम कर देता मैं ऑन गोइंग बिजनेस में। समझ आया? पक्का? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई क्वेश्चंस होंगे तो आने दो, बुक के बाहर के भी होंगे तो चलेगा, बोलो। एग्जैक्टली ये पॉइंट यही है। कौन से वाले केस में? ये खेती वाले केस में लॉस हुआ तो भी 60-40। पेयर दोनों करेंगे। समझ आया? इसके लिए तो फायदे वाला इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कुछ और? कोई और सवाल? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हो, ओपन, बोलो। नहीं बोल ले? कमेंट करना था तेरे को कुछ तो कर ले एक बार। हम्म। बताओ कुछ है? पक्का नहीं है? बढ़ते फिर आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मैंने ओन्ड का पैसा और बोरोड का पैसा काय में इन्वेस्ट करते हैं अपन? करंट एसेट्स बाय करने के लिए और फिक्स्ड एसेट बाय करने के लिए, राइट? हाँ, अगर इसका आंसर सही दिया तो मतलब तुमको मेरी सारी कहानियां समझ आ गई और सारा सब कुछ समझ आ गया। सब कुछ
ईच एंड एवरीथिंग, अगर ये क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दे पाए तो यस, कैपिटल इज रेज टू इन्वेस्ट इन टू थिंग्स, वन इज करंट एसेट, द अदर वन इज फिक्स्ड एसेट। करेक्ट, बराबर है। अब कैपिटल भी पता है दो नेचर के, ओन्ड और बोरोड। बताओ कि मैंने कौन सा कैपिटल कौन से एसेट बाय करने के लिए यूज करना चाहिए, ओन्ड और बोरोड में से मैंने कौन सा कैपिटल कौन सी एसेट बाय करने के लिए यूज करना चाहिए? हाथ ऊपर करके विथ रीजन आंसर देना, सिर्फ आंसर मत देना। ओन्ड का पैसा कहाँ, बोरोड का पैसा कहाँ, मतलब करंट में या फिक्स्ड में, ऑप्शन तुम्हारे खुले हैं, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अपने आंसर को जस्टिफिकेशन चाहिए। क्यों, कशाला? हम्म, तो मैंने फिक्स्ड एसेट में ओन्ड का पैसा डालना चाहिए और बोरोड में, सॉरी, करंट एसेट के लिए डेट यूज करना चाहिए। तूने मेरे को सिर्फ इतना रीजन दिया है, कोई है जो मेरे को इसका रीजन दे? नहीं, कोई और बोल, सभी ना। तो इससे फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली exactly. पैसा आप जितने दिन के लिए रखोगे, ब्याज उतने ही दिन का आपको भरना होता है। करेक्ट। अगर लंबे समय के लिए पैसा रखा तो लंबा ब्याज भरना है, कम समय के लिए पैसा रखा तो कम ब्याज भरना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। हाँ। दूसरी चीज, करंट एसेट में डेट का पैसा डालने से एक फायदा ये है कि आपका पैसा जल्दी आ जाएगा, तो आप डेट फ्री जल्दी हो जाओगे, डेट से मुक्ति जल्दी मिल जाएगी, लोन्स से मुक्ति जल्दी मिल जाएंगी, आपका एसेट कॉलम स्ट्रांग हो जाएगा, लाइबिलिटीज कॉलम वीक हो जाएगा। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी कम। कैसे? जैसे ही आपका पैसा फ्री हो जाएगा करंट एसेट से, वैसे ही आप सबसे पहले क्या पे ऑफ करोगे? डेट पे ऑफ करेंगे। समझ आया क्या? पक्का? तो डेट का पैसा कहाँ डालना चाहिए, और ओन्ड का पैसा डालना चाहिए फिक्स्ड एसेट। पक्का? बोल, क्या रिस्क है? फिक्स्ड एसेट में ज्यादा रिस्क क्यों है? वो फिक्स कैपिटल पढ़ा तुमने, फिक्स्ड एसेट नहीं पढ़ा। तेरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट? तू अपने आप को जस्टिफाई कर रही, खुद को समझाना है तेरे को मेरे को बता बता के, या फिर मेरे से पूछना है तेरे को सवाल कि हाँ सर ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ है? तू सोच ले पहले तेरे को सवाल क्या करना है, मैं जब तक दूसरे का ले लेता है ना, ऐसा बेटर ऑप्शन बोलो। पर उसमें तुमको ब्याज फिक्स भरना पड़ेगा ना, तो ब्याज लंबे समय का लंबा ब्याज भरना पड़ेगा। वही तो मैंने इसलिए वर्ड यूज करते करते बोला ना कि डेट अगर ज्यादा समय के लिए लिया तो ब्याज भी ज्यादा समय का भरना पड़ेगा, और अगेन डेट आप कम समय के लिए जितने जल्दी निपटाओगे उतने समय का ब्याज भरना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल है ना, लॉन्ग टर्म अगर डेट लिया तो आप लॉन्ग टर्म डेट फिक्स्ड एसेट के लिए लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में सब यही करते हैं, 5 साल का लोन उठाते हैं और 5 साल का लोन उठाने के बाद में उन्हीं पैसों से एसेट बिल्ड करते हो। कौन सी वाली? फिक्स्ड वाली। लेकिन वो जल्द से जल्द डेट चुकाने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द उस लोन को फेडने की कोशिश करते हैं और एसेट को फ्री करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैंने तुमको वो समोसे और कचौरी वाला जो एग्जाम्पल दिया था पहले, उसमें जितने जल्दी मैं डेट फ्री हो जाऊंगा, वो एसेट मेरे को अगेन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेने में मदद करेगा, और प्लस मेरे लिए ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेगा। क्यों? लोग क्या देखेंगे, ब्याज भी भर दिया, लोन भी चुका दिया, एसेट भी जमा हो गई, मतलब बिजनेस अच्छा चला है और बिजनेस वाला भी अच्छा है। सिंपल, दोनों भी चीजें अच्छी, तभी तो बिजनेस चला ना। पॉइंट समझे? क्लियर है? और कोई सवाल है? पक्का? चलो, मेहनत रंग लाई। ओए कहाँ जा रहे हैं? क्या बजी? वो दरवाजा खुला है, जिसको जाना है जा सकते हैं। फिक्स कैपिटल की थियोरी कर रीड, एक काम कर, कैपिटल स्ट्रक्चर से पूरा रीड कर ले, कृष्णा रीड कर।
जल्दी कर पर थोड़ा। ओके। 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 हम्म। 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 ओके। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँ, सीधे बैठ, थिएटर में नहीं बैठी है बेटा तू, है ना? हाँ। तो पॉइंट कि आप जब बुक्स बनाते हो अभी, अकाउंटिंग, उसमें आप लैंड एंड बिल्डिंग को भी डिप्रिशिएट करते हो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं। प्रैक्टिकली दे गेट एप्रिशिएटेड। कल मैंने बताया था, एक फॉर्मूला अपन ने समझा था नेट फिक्स्ड कैपिटल वाला, जिसमें आप फिक्स्ड, क्या, फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एप्रिसिएशन। तो कुछ ऐसी एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट में जो एक्चुअली एप्रिशिएट होती है, और कुछ ऐसी रहती है जो डेप्रिशिएट होती है। करेक्ट? तो हम नॉर्मली तो डेप्रिशिएट ही करते हैं सारी फिक्स्ड एसेट्स को, चाहे फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग ही क्यों ना हो। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। जैसे तुमने बहुत घर में सुना होगा, क्या सुना है, 2 लाख रुपए का मैंने ये घर बनाया था, देख आज 1.5 करोड़ का हो गया। वो नॉर्मल है ये चीज सुनना। लेकिन वो 2 लाख को 1.5 करोड़ होने में समय कितना लगा? 25 ईयर्स, एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स, कम से कम 20-25 साल लग गए। टाइम ज्यादा लगा, एसेट भी लॉन्ग टर्म, रिटर्न भी लॉन्ग, बट रिटर्न लॉन्ग टर्म में आया। करेक्ट है? और इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है समझा रहा हूँ। तुम क्या करोगे, नॉर्मली 1.5 करोड़ में से 2 लाख माइनस कर लेंगे, तुम बोलेंगे 1 करोड़ 48 लाख का कैपिटल प्रॉफिट हुआ हमको। नहीं, हर 5 साल में पैसा डबल माना जाता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। हर 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। होना ही चाहिए ये भी कैलकुलेशन। तो फर्स्ट 5 मेरे टोटल कितने लिए, 25 ईयर्स, मतलब 5 बार आएगा। 5 साल कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। करेक्ट? पहले 5 साल में 2 लाख के हो जाएंगे 4 लाख, दूसरे 5 साल में 4 के हो जाएंगे 8, तीसरे 5 में होंगे 8 के 16, चौथे 16 के 32, और पांचवे में 32 के 64। 64 लैक्स मेरे आज के वैल्यू के हैं। समझा ना? एज पर 25 ईयर्स का कैलकुलेशन, वो 2 लाख के मेरे कितने हो जाने चाहिए थे, 64 लाख। पर एक्चुअली फिक्स्ड एसेट में कितने हो गए, 1 करोड़ 50 लाख। तो मैं 1.5 करोड़ में से दो नहीं, 1.5 करोड़ में से 64 लाख माइनस करूंगा, और जो बचा हुआ है वो एक्चुअल मेरा प्रॉफिट है। समझ आया क्या ऐसा क्यों किया मैंने? इसको बोलते कंपैरिजन, अपॉर्चुनिटी लॉस। कि ये 2 लाख रुपए मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, जहां हर 5 साल में मेरे 2 लाख डबल हो रहे थे, तो मेरे को कितने मिलते 25 साल बाद, 64 लाख। लेकिन मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करके फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। क्यों? मेरे को 64 लाख से कई ज्यादा प्रॉफिट हुआ। समझा? मेरी एसेट कितने की हो गई आज, 1.5 करोड़ की। तो ये कंपैरिजन के लिए किया जाता। समझा? तो यस, आप जब अभी एग्जाम्पल या सॉल्विंग करते हो तो आप डेप्रिशिएट करते हो, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में डेप्रिशिएट नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा। यस, मशीनरी फर्नीचर ये सारी चीजें डेप्रिशिएट हो रही, उसमें कोई दो मत नहीं। समझ आया? पक्का? ठीक। रीड नहीं करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल एक और आखिरी। बोल। बिल्डिंग के भी पैसे मिलते हैं, मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंसिडर किया जाता, जब मैंने बिल्डिंग बनाई थी तब का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और आज जब मेरी बिल्डिंग रेडी है और पक्की मजबूत है, तब मेरा कंस्ट्रक्शन का करंट कॉस्ट क्या है। तो जैसे मान लो एक टेंटेटिवली आज के तारीख में पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 800 रुपए के अराउंड है, लेकिन पहले वो 200 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो एक 600 रुपए का गैप बिल्ड हो गया।
मतलब मैं तब कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो कितने रुपए लग रहे थे, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आज मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा तो 800 रुपए। तो वो भी तो इंक्रीज ही हुआ ना। ऐसा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोलते हैं उसको। ये बहुत डिटेल्ड है, फिर तो कॉस्ट कटिंग अगर करने देखे तो बहुत डेप्थ है उसका। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाँ मैंने बिल्डिंग नहीं बोला, पर मैंने उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कंसिडरेशन बोला। और ये मिलता जब आप, जैसे आपका कोई होटल था, मान लो, जैसे तुमको अगर पता होगा तो रिलायंस का पंप था, रिलायंस के पंप के बाजू में रिलायंस का ही होटल था, रेस्टोरेंट पहले, A1 प्लाजा करके ऐसा कुछ नाम था उसका। वो रिलायंस वाले ही चलाते थे। और उसने हर जगह यही किया था कि पंप बनाया था, पेट्रोल पंप, और उसके बाजू में रेस्टोरेंट बिजनेस चलाना चाहते थे वो। लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, पेट्रोल पंप भी और रेस्टोरेंट का बिजनेस भी। तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में ढांचा तो उन्होंने प्रॉपर बिल्ड किया हुआ है। तो जब कोई और पर्सन इसी ढांचे को चलाने के लिए आता, रेस्टोरेंट के लिए खरीदने के लिए आया, तो वहां पर जब रिलायंस ने बेचा तो रिलायंस ने सिर्फ प्रॉपर्टी का भाव नहीं डाला, रिलायंस ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड किया। बोले बिल्डिंग कितने की है, 50 लाख की बिल्डिंग है, बोले बनी हुई, फर्नीचर मिला ले, फर्नीचर का चल डिप्रिसिएशन मान ले, लेकिन बाकी का सारा एप्रिशिएट ही होता, तो वो उस हिसाब से बेचेगा। समझ आया? ऐसा। हाँ, अब मेरा पॉइंट क्या है, बोलो। आज के डेट से मतलब करंट मार्केट प्राइस फॉर पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है मार्केट में, आप पूछ सकते हो, बोलो। और वो 800 के अराउंड ही आएगा, अभी का मैंने सही बताया, कुछ गलत नहीं बताया। इसका है ना, एक्चुअली देखो मैं सीधा सीधा एग्जांपल दे देता, फ्लैट स्कीम बनाने वाले पता है, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग, हाँ, रहने के लिए घर बनाते हैं, वो क्या करते हैं, 100% मार्जिन है उनका, 100%, मतलब वो डबल करते पैसा, जितने की उनको बिल्डिंग पड़ती घर में, उससे डबल में वो एक एक फ्लैट सेल करते हैं। मतलब बोलने का मतलब, मान लो एक फ्लैट का कॉस्ट उनको आया 20 लाख रुपीज, वो बेचेंगे करीबन 40 लाख के आसपास। तो वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आज भी बिल्डर के पोजेशन में है। उन्होंने क्या बेचा है, फ्लोर बेचे हैं। तुमको तुमको लैंड नहीं मिला है, तुमको फ्लोर मिला है। तुमने 40 लाख काय का दिया, फ्लोर का दिया। वो आज भी जो ग्राउंड लेवल है, अनलेस वो पार्किंग को बेच दे, तो फिर उसने प्रॉपर्टी भी बेच दी। पार्किंग सेल होती है मुंबई में, मालूम होगा अगर तुमको, तो 1-1 करोड़ रुपए पार्किंग के पे करते लोग, सिर्फ पार्किंग, एक गाड़ी की पार्किंग के पे करते हैं, इतना कॉस्ट है उधर। तो वहां पर वो प्रॉपर्टी भी बेच रहा। लेकिन अपने अकोला जैसी सिटी में क्या होता, यहाँ पर पार्किंग नहीं बेच रहा कोई, पार्किंग फ्री अलॉट की जाती। तो जो नीचे का ग्राउंड खाली है, वो खाली ग्राउंड आज भी बिल्डर के पोजेशन में है, मतलब बिल्डर ओनर है उसका, लेकिन जो बिल्डिंग है वो उसने सबको बेच दिया। और वो बेचते वक्त मुनाफा बनाता, तो वो तुमसे क्या वसूल रहा, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, प्रॉपर्टी का कॉस्ट थोड़ी ले रहा। तो वो 20 का फ्लैट कितने में बेच रहा, 40 में। क्लियर? पक्का? अब मेरा जो था वो कल बता दूंगा मैं, अभी जा सकते हैं आप। थैंक यू।